दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्य। मेरे पास एक खास शख्सियत मौजूद हैं, विजय प्रताप जी। विजय प्रताप जी के बारे में माना यह जाता है कि आप राजनीतिक विरासत में पैदा हुए, राजनीति की कड़ियों को बखूबी जानते हैं। आज पूरे फरीदाबाद की जो स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगे कांग्रेस की राजनीति का क्या प्रवेश हो। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजनीति के मैं कहूं कि विरासत है आपके पास जी। शायद जन्म भी आपका तब हुआ जब आपके यहाँ राजनीति चलती। बिल्कुल। तीसरी पीढ़ी के आप राजनीतिक हो गए हैं। तीसरी पीढ़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी हो गई। फरीदाबाद की राजनीति को आज कैसे देख रहे हैं आप? अगर मैं विकास की पहली बात करूं कि फरीदाबाद की विकास की परिस्थितियां क्या है? देखिए, एक लाइन में अगर कहूँगा तो गार्जियनलेस कि फिलहाल इस शहर का कोई खैर ख्वाह नहीं है जी। चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, सामाजिक सिस्टम की बात हो, तो ये शहर आज अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि कोई सरकार में यहाँ ठोस नेता नहीं है जो इस शहर की परवाह करता हो, इससे प्यार करता हो। ना यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, ना यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, भ्रष्टाचार पे यहाँ कोई लगाम नहीं है, और सामाजिक ताना बाना भी भाजपा की सरकार में फरीदाबाद का कमजोर है। विजय जी, जब सत्ता निरंकुश हो जाती है जी तो विपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है आज की स्थितियों में, लेकिन विपक्ष दिख नहीं रहा है, विरोध दिख नहीं रहा है। जो समस्याएं हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का विपक्ष होना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, कांग्रेस दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। कांग्रेस हर मुद्दे पर अगर आप ध्यान दें तो पिछले 3 साल में हमने किसी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जब हमने विरोध प्रदर्शन ना दी हो, ज्ञापन ना दिए हो, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे जेपीसी की जांच है, हमने चाहे किसान के मुद्दे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर हमने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन भी दिए हैं। कम से कम 25 दफ़ा तो हमने सरकार को ज्ञापन दिए हैं, सेक्टर 12 में या तहसील में, विभिन्न जगह पर। वो हमेशा हुआ है, लेकिन सच्चाई है कि विपक्ष की विजिबिलिटी को दबाने की कोशिश की जाती है, और जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सरकार उस पर दबाव डालकर उसको रोकने की कोशिश करती है। अगर आप देखें तो विपक्ष ने तो इतना बड़ा कार्यक्रम पिछले साल विपक्ष आपके समक्ष किया है। उससे पहले, उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐतिहासिक यात्रा हमने की जो फरीदाबाद में कभी भी नहीं हुई। उसके अलावा हर मोर्चे पर हमने 1000, 2000, 3000 इतने लोगों के साथ विपक्ष ने प्रदर्शन हर जगह किए हैं। ये अलग बात है कि उसको दिखाया कम जाता है। भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी आप ही के पास थी जी। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद शहर में एक माहौल लगा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं है, दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद फिर कोई बड़ा आंदोलन नजर नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं, आंदोलन बड़े तो रोज नहीं हो सकते। आप देखें, अभी हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जी, उसमें हम जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। हफ्ते में 10 दिन में हमारी पार्टी हर मुद्दे को उठाती है, लोगों के बीच में जाती है। अगर आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा देखें तो हफ्ते में हमारे जिले में रोज कहीं ना कहीं गतिविधि है जी। ये अलग बात है, मैंने पहले भी कहा कि मीडिया पर दबाव है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम उसको उठा रहे हैं। फरीदाबाद में अगर हम बात करें बड़खल विधानसभा की विशेषकर, क्योंकि आपका क्षेत्र भी बड़खल विधानसभा आता है, यहाँ एक बड़खल झील है जी, जो पौराणिक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें, चाहे इस पूरे फरीदाबाद की हम कहें कि पहचान के रूप में देखें, जी। तो बड़खल विधानसभा को लेकर बहुत सारी चर्चा। 28 साल से बड़खल विधानसभा, जो बड़खल झील थी वो सूख गई जी, और कहा गया था कि 17 सितंबर जब आएगा 2023 का माफ कीजिएगा, ये सीमा त्रिखा जी का बयान था जी, तो वहां मोदी जी का केक काटा जाएगा जन्मदिन। देखिए अभी 17 सितंबर में दिन कितने और क्या लगता है आपको? देखिए, इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उठाया जी। 2014 में इन्होंने कहा था कि भाई हमारा ये मुद्दा रहेगा और हम बड़कल को भरेंगे। 2019 में ये उसमें कामयाब नहीं। 2019 के चुनाव में फिर इन्होंने कहा कि भाई बड़कल झील बहुत जल्दी भरने वाली है, और हर 6 महीने में ये घोषणा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि बड़कल झील हमारी भरने वाली है। सरकार का अब 9वां वर्ष हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं।
दूसरी बात, ये केक जरूर काट सकते हैं, मोदी जी का केक तो भाई कटता ही है और हर वर्ष कटता है, काट भी सकते हैं। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं बड़कल झील भरने की, जिस तरीके से इसको ये भर रहे हैं कि भाई एसटीपी लगा के जी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उससे पानी को शुद्ध करके और ये वापस पहुंचाएंगे जी। तो मेरा इनसे पूछना है कि पूरे फरीदाबाद में आज सीवर की समस्या है। तकरीबन सभी क्षेत्रों में कॉरपोरेशन के चले जाइए आप, सीवर ओवरफ्लो होता है। 6-6 महीने तक RWAs परेशान लोग कॉरपोरेशन के चक्कर काटते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, CM विंडो पे डालते हैं, उनके यहाँ उनका सीवर सफाई नहीं होती। जब आप गली का सीवर ठीक नहीं कर पा रहे, इतने बड़े एरिया का सीवर साफ करके आप वहाँ डालेंगे, क्यों लोगों को धोखा दे रहे? असलियत तो यह है कि ये इनका मसला जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत है। और जैसे कि नगर निगम के इन्होंने हर मुद्दे पे पैसे खाए हैं, 200-250 करोड़ की तो एक ही फाइल चल रही है जी। और मेरा ये मानना है कि 1000 करोड़ से ऊपर ये घोटाले में नगर निगम का खा चुका है। उसी कड़ी के तहत ये भी घोटाला साबित होगा और मुझे तो ये भी डाउट है कि ये इसे प्रॉपरली ट्रीट कर नहीं पाएंगे और पूरे इलाके में जैसे ओखला की तरफ आप चले जाइए, स्मेल आती है, वही हालात इस एरिया में होने वाले हैं। मतलब और बदतर हालात हो जाएंगे, ऐसा आपका मानना? जो इनकी कार्यशैली है। आपके ही बड़कल विधानसभा में एक क्षेत्र आता है जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ लकड़पुर इलाका आता है जी। पानी पीने की बहुत ज्यादा समस्या है, पानी है नहीं, सप्लाई नहीं है, बोर नहीं हो सकता। बहुत सारे बोर तो हुए हैं, लगभग मेरा जो आइडिया है, मैंने वैसे RTI भेजी है जानने के लिए जी, 50 से ज्यादा बोर हैं जी, नगर निगम के। वो भी हमारे समय चला कौन रहा है वो भी शायद आपके समय के, ऐसा हमारे समय के, लेकिन फिलहाल इन्होंने टेक ओवर कर लिए हैं जी और प्राइवेट लोगों को इन्होंने दे दिया है और वहाँ लोगों में बड़ी असंतुष्टता है इस बात के प्रति कि बेवजह पैसा उगाया जा रहा है लोगों से और पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं बना। जल माफिया अगर हम वर्ड इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि वहाँ जल माफिया बना पड़ा है। नहीं, हर तरह का ही माफिया इनके राज में, तो इनके नाम राज में तो अव्यवस्था फैली हुई है। और आपने लकड़पुर का नाम स्पेसिफिक ले दिया, अभी गर्मी आने वाली है, आप देखिए फरीदाबाद का कोई ऐसा हिस्सा ही नहीं है जहाँ पानी की दिक्कत ना हो। आधी से ज्यादा इनकी लाइनें जो आती हैं, जो यमुना उससे आती हैं जी, आधी से ज्यादा लाइनें खराब हैं। विजय जी, फरीदाबाद में वैसे तो कई संस्थाएं अलग अलग काम करने लग गई, चाहे वो PWD की बात करें, FMDA बना दिया, नगर निगम हो गया और HSBP हो गया। नगर निगम का काम 90% होता है, लेकिन नगर निगम के जो हालात हैं, चाहे कर्ज की बात करें, चाहे वहाँ काम करने की जो कार्य प्रणाली है उसकी बात करें, टेंडर होता कब है, पूरा कब होना है, अस्त व्यस्त है व्यवस्था, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मानते हैं, प्रतिनिधित्व की कमी है, नेतृत्व की कमी है? गवर्नमेंट की कमी, इसमें कोई दो राय नहीं। गवर्नमेंट स्वयं अपने पार्षदों को बहकाती रही कि भाई हर वर्ष 2 करोड़ हम आपको देंगे और उनको बहका के प्रस्ताव हर साल बजट पास करा लिया जाता था। लेकिन 5 साल वो पूरे हो गए, उन्होंने किसी कॉर्पोरेटर को 2 करोड़ रुपए जो प्रति वर्ष ग्रांट देने की बात की थी वो पूरा नहीं। यहाँ तक कि नगर निगम भारी कर्जे में डूब गई तो उसको बचाने के लिए इन्होंने नहर पार के गांवों का अधिग्रहण इसमें किया, उनकी जमीनों को लिया, उनकी अरबों की जमीन है, अरबों रुपए उनके खाते जी। लोगों ने इसका बड़ा विरोध भी किया कि भाई हमारी पंचायतें रहने दो, हम नगर निगम में नहीं जाना चाहते, लेकिन बावजूद उसके जबरदस्ती किया अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए। और आज उन गाँवों की हालत है कि जब वो पंचायत में थे उनकी स्थिति बेहतर थी, आज वो नरक में आ चुके। तो नगर निगम का हाल तो इन्होंने बहुत खराब कर दिया है। सरकार की मंशा और कार्यशैली दोनों ही गलत है और हमने तो पहले भी इस पे सवाल उठाए थे, हम इस पक्ष में भी नहीं थे। हमने CM से कहा भी प्रेस के माध्यम से कि भाई पहले चीफ मिनिस्टर घोषणा करे कि ये जो भी पैसा है सारा का सारा इन्हीं गाँवों में लगेगा, इन गाँवों के लिए कम्युनिटी सेंटर्स और खेल के मैदान और बड़े पार्क्स ये आप पहले चिन्हित करके छोड़ दो, उसके बाद ही आप इसे अधिग्रहण। लोकतंत्र में सबसे बड़ी व्यवस्था होती है समय से चुनाव होना जी, और सबसे बड़ी विकास की जिम्मेदारी नगर निगम के पास। नगर निगम का चुनाव ना होना, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही, डिलीवर नहीं कर पाए वो, हर आदमी परेशान है। नगर निगम के तो हाल ये है कि गर्मी हो जाए तो पीने का पानी नहीं है, बारिश हो जाए तो पानी की निकासी नहीं है,
थोड़ा सा मामला बिगड़ जाए तो सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, सड़कें रिपेयर हो नहीं रही हैं, गड्ढे बने हुए हैं जगह जगह। जो काम हो रहे हैं जो 1 साल में होने चाहिए वो 5-5 वर्ष पूरे नहीं होते। तो इन नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार 1.25 साल हो गए, नगर निगम का कार्यकाल फरीदाबाद का खत्म होने के बावजूद भी चुनाव नहीं करा पा रहे। ये खुद ही वार्डबंदी कराते हैं और सरकार खुद ही कहती है गलत हो गया, फिर दोबारा सरकार कहती है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, शायद इसी पे करा दें। तो इनका खेल तमाशा सबकी नज़र में है कि ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं और चुनाव से बचना चाहते हैं। चुनाव होने की स्थिति में कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? नगर निगम के चुनाव मजबूती से लड़ेगी? कोई आप मेयर के रूप में किसी को प्रेजेंट करेंगे, या आपका नाम जैसा कि चर्चाओं में आता है बार बार कि हो सकता है कि मेयर की दावेदारी आपके मेरी तो कोई महापौर की दावेदारी नहीं है। मैं तो मेयर का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सरकार मेरे को जिम्मेदारी देगी, हमारी सरकार कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी जी, तो जरूर हम जिम्मेदारी को निभाते हुए बेहतर से बेहतर कैंडिडेट देंगे। और कांग्रेस ने तय किया है कि इस दफा सिंबल पे चुनाव होगा, मेयर का भी और काउंसिलर्स का भी। ये तय हो चुका है कि कांग्रेस का सिंबल पे ही होगा, वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि जो पूरा साल आना है, अभी चुनावी साल रहेगा, उसमें नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, विधानसभा के भी होने हैं और लोकसभा के भी होने। चुनाव तो हो ही जाने चाहिए थे नगर निगम के। अब तक तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं हो रहा इनकी कार्यशैली से कब कराएंगे। बाकी कांग्रेस पार्टी तैयार है। लोकसभा के लिए अगर देखें, क्योंकि तैयारियां लगभग अब शुरू हो चुकी हैं, 2024 में ज्यादा समय बचा नहीं है, कांग्रेस की तरफ से संभावित प्रत्याशी कौन हो सकता है? ऐसे कोई नहीं, अभी तो ऐसा तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस में बहुत बड़े चेहरे हैं। फरीदाबाद में 4-5 लोग ऐसे हैं फरीदाबाद में जो लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य है। एक तो पार्टी जिसके लिए निर्णय लेगी सोच समझ के बैठ के, तो उसके साथ मजबूती से लड़ा जाएगा। अदरवाइज ग्राउंड पे तो अगर आप देखें तो पार्टी चुनाव की तैयारी कर चुकी है। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, कहना था कि ओबीसी का अपमान हुआ है जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की थी और उन्होंने कहा था कि ओबीसी का अपमान हुआ है जी। विजय जी क्या मानते हैं कि मोदी जो सरनेम है जी, क्या वो किसी ओबीसी से संबंध रखता है? देखिए ऐसा है, कृष्णपाल जी ने कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो कोई सपोर्टिव बात तो कह नहीं पाए। सिर्फ इल्जाम लगाने से तो कोई चीज प्रूव हो नहीं सकती। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि भाई ये नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका सरनेम मोदी क्यों है? वो केवल इसलिए था कि नरेंद्र मोदी उनको संरक्षण दे। भगोड़े को भगोड़ा कहना, और जो जिसके खिलाफ भारत सरकार केस लड़ रही है, लुकआउट नोटिस है उनके खिलाफ जी। वो इंटरनेशनल भारत के उसमें ना इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जा रहे हैं लोग, भारत सरकार उनके खिलाफ। तो भगोड़े को और भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना कौन सा गुनाह है? उन्होंने किसी जाति के लिए तो नहीं कहा, किसी कौम के लिए नहीं कहा, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मेरा जो तात्पर्य था वो उनके लिए, किसी जाति समुदाय के लिए मेरा नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रही है बीजेपी। इनको मालूम नहीं है कि ये करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं, असली मुद्दे से भटका रहे हैं लोग जी। एक और बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है फर्जी डिग्री का जी। बात अनपढ़ता और पढ़े लिखे की आई थी प्रधानमंत्री की जी। तो ये तो ठीक है, हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है कि बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई अशुक्ति नहीं है। इसमें क्या बात? लेकिन फर्जी डिग्री अगर दिखा दी जाए, जिसका फॉन्ट 92 में आया और उसकी डिग्री पे वो प्रिंट हो गया 83 में जाके, इसको लेके आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए एक बार शंका होनी तो स्वाभाविक है। जिस चीज का फॉन्ट ही 92 में आया और वो डिग्री 83 की दिखा दी गई तो स्वाभाविक है शंका होगी, और शंका होगी तो सवाल भी पूछे जाएंगे। सवाल पूछना अपने आप में कोई बुरा नहीं है, और साच को आज नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह ठीक है तो उनको सारी चीज ट्रांसपेरेंट और क्लियर कर देनी चाहिए। तो जिस तरह से कांग्रेस ने अडानी का मुद्दा उठाया, उसी मजबूती से आप डिग्री का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? क्यों उस पर जांच की बात नहीं करते? कांग्रेस ने तो समय समय पे कहा है इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है वो इस तरह की है कि वो सच्चाई को आगे आने ही नहीं देते और विरोध को दबाने की कोशिश करते हैं, यही बात। तो आपको लगता है, पर्सनली अगर मैं आपसे सवाल करूं, कि आने वाले समय में फरीदाबाद की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार अपने वायदे पूरे नहीं कर पाई। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलएज हैं, चाहे बीजेपी के काउंसिलर्स हैं, उनसे लोग नाराज हैं क्योंकि जो वायदे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए। लोगों की समस्याएं
कई गुना बढ़ गई हैं। मसलन आप देखिए स्मार्ट सिटी में इन्होंने कहा था कि भाई हिंदुस्तान के बेस्ट सिटीज़ में से फरीदाबाद को ला देंगे, लेकिन आज वर्स्ट सिटीज़ में से इसका नंबर आ चुका है। स्मार्ट सिटी का 2% भी काम ऐसा नहीं है जो पूरा किया हो बीजेपी। तो परिवर्तन तो दिख ही रहा है, लेकिन सरकार चुनाव से डर रही है कि परिवर्तन का उन्हें डर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। बेबाकी से सवालों के जवाब विजय जी दे रहे थे, और निश्चित रूप से माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो साल आएगा ये राजनीतिक साल कहा जाएगा। देखना होगा कि उठापटक क्या होगी, क्या कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी या फिर वही वापसी एक बार फिर होगी। इस पर हमारी नजर बनी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सब।